दोस्तों, आज हम गॉलस्टोन्स क्यों होते हैं इसका सही कारण बताने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जब किसी पेशेंट को गॉलस्टोन होते हैं या पित्त की थैली में पथरी होते हैं और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसे जनरली सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली सर्जरी नेसेसरी है क्या गॉलस्टोन के केसेस में, और उसके ऊपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकती है क्या, उसके कारण, उसके साइन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गॉलस्टोन क्या होते हैं ये जानने से पहले हम पहला देखते हैं गॉल ब्लैडर क्या होता है, कहाँ होता है। अपने शरीर में राइट साइड में दाहिने बाजू में रिब केज के नीचे, मतलब अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे लीवर होता है अपना, और उसके नीचे एक थैली होती है छोटी सी जिसको पित्त की थैली या फिर गॉल ब्लैडर बोला जाता है। अपना लीवर एक प्रकार का फ्लूइड यानी कि लिक्विड तैयार करता है जिसको बाइल बोला जाता है, और ये जो बाइल है ये पित्त की थैली में स्टोर किया जाता है और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आंत में छोड़ा जाता है। ये बाइल के मुख्य 3 काम हैं। एक तो ये अपना हम जो खाते हैं, अपने जो फूड में से फैट जाता है उसको डिज़ोल्व करके हज़म करने में मदद करता है। अपने पेट में जो अगर ज़्यादा एसिडिटी है तो उसको अल्कलाइन करने में मदद करता है, और उसके साथ ही अपने आंत को लुब्रिकेट करता है। अब हम देखते हैं गॉलस्टोन्स क्या होते हैं। ये जो गॉलस्टोन हैं ये बाइल के स्टोन नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, और ये जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन हैं ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ खाने से नहीं बल्कि बाइल की मात्रा कम होने के कारण होते हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट में देखा जाए ये जो बाइल है ये एक डिटर्जेंट का काम करता है जो कि अपने हमारे खाने में से जो फैट्स जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, उसके डिज़ोल्व करता है और वो हज़म करने में मदद करता है। अगर वो हज़म नहीं हुए हैं तो वो एक जगह जम जाते हैं और उसके स्टोन्स बन जाते हैं, और ये स्टोन्स ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल और कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन्स भी देखे जाते हैं किसी किसी पेशेंट में। गॉलस्टोन्स होने के कारण क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 4 F's ऑफ गॉलस्टोन्स। 4 F's यानी क्या? फैट, फेयर, फर्टाइल एंड फॉर्टी। फैट मतलब जो ऐसा देखा गया है कि जो ओबेस पेशेंट्स हैं उनमें गॉलस्टोन्स का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि फेयर जो पेशेंट्स होते हैं, जो डार्क पेशेंट्स से ज़्यादा फेयर पेशेंट्स में इसकी मात्रा ज़्यादा दिखाई गई है। जो फर्टाइल लेडीज़ होती हैं यानी कि जिनका मेनोपॉज अभी तक नहीं आया, जिनमें ईस्ट्रोजन की मात्रा हमेशा बढ़ी हुई रहती है, ऐसी लेडीज़ में हमें गॉलस्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा 40 एज अगर हम क्रॉस करते हैं, कोई पेशेंट्स 40 एज के ऊपर जो होते हैं उनमें पॉसिबिलिटी ऑफ गॉलस्टोन्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हम अगर स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, अगर स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, तो कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होने से वो ट्रिगर करता है बाइल स्टोन डिप्लीशन को, बाइल सिक्रेशन डिप्लीशन को। तो बाइल सीक्रेट नहीं होता, इसके वजह से गॉलस्टोन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल युक्त ज़्यादा पदार्थ अगर हम नहीं खाते हैं तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो ट्रिगर करते हैं एक्चुअली बाइल के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ जब नहीं खाते तो ये बाइल का प्रोडक्शन नहीं होता, इस वजह से भी गॉलस्टोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसी भी पेशेंट में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो वो बाइल के प्रोडक्शन को अगेन डिप्लीट करता है, और बाइल का प्रोडक्शन कम होने के कारण गॉलस्टोन्स की संभावना बढ़ जाती है। किसी में देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन अगर होता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन में भी गॉलस्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मेनली ओबेसिटी में हम देखते हैं कि इट्स अ मेन रीजन फॉर गेटिंग गॉलस्टोन्स। इसके लक्षण क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये देखते हैं। एक तो ये जो पित्त की थैली का प्रॉब्लम है, इस वजह से पेट फूलना, यानी या फिर
कब्ज़ होना यानी कॉन्स्टिपेशन, या फिर ब्लोटिंग मतलब ब्लोटिंग सेंसेशन रहना, खट्टे डकार आना, कभी कभी नौजिया, कभी कभी ज़्यादा तकलीफ़ होने पर उल्टी, ये भी हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही इसका एक सिम्टम मेन है जो कि राइट साइड में अपने एब्डोमेन के यानी पेट के राइट साइड में पेन्स होते हैं, अपने रिब केज के नीचे पेन्स होते हैं। और अगर ये पेन्स ज़्यादा होते हैं तो ये पीछे की तरफ अपना जो स्कैपुला होता है उस तरफ रेडिएट होते हैं, उस तरफ जाते हैं, और ऊपर जाके अपना जो शोल्डर है या फिर गर्दन, कभी कभी ये फेस तक भी जा सकते हैं अगर ज़्यादा दर्द है तो। और ज़्यादा दर्द होने पर उल्टी या फिर नौजिया होना या फिर जी मिचलाना, ये सिम्टम भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो पेन है जो हम जंक फूड लेते हैं या फिर हेवी डाइट लेते हैं तो उससे ट्रिगर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपने पित्त की थैली को सूजन आ जाती है और ये बैक प्रेशर देता है अपने लीवर पे, और ये लीवर ब्लड प्रेशर देता है हार्ट पे। और कभी कभी इस वजह से छाती में दर्द होना यानी कि चेस्ट पेन भी, फॉल्स चेस्ट पेन जिसको हम फॉल्स चेस्ट पेन बोलते हैं, ऐसा भी किसी किसी पेशेंट में दिखाई देता है। गॉलस्टोन्स का डायग्नोसिस यानी निदान कैसे किया जाता है? ज़्यादातर पेशेंट के हिस्ट्री टेकिंग में ही हमें पता लग जाता है उसकी जो पेन की जो साइट है, उसका पेन का जो नेचर है, उसके साथ नॉजिया वोमिटिंग है कि नहीं, ये सब कोरिलेट करके हम उसका बहुत बार डायग्नोसिस कर लेते हैं। इसके बावजूद अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें पता चल सकता है कि कितने स्टोन्स है, उनका साइज़ वगैरह क्या है। इसके बाद ब्लड टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर सीटी स्कैन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें हमें एग्जैक्ट स्टोन का लोकेशन पता चल सकता है। कोलेसिस्टोग्राफी भी कई बार की जाती है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी बहुत सारे हैं जो एक्चुअली थेरेपेटिक यूज़ के लिए किए जाते हैं। अगर कॉमन बाइल डक्ट जो होता है उसमें अगर स्टोन्स है तो उनमें किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं गॉलस्टोन की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, या तो फिर अगर गॉलस्टोन है तो उसका पेन कैसे कम रख सकते हैं, उसका एपिसोड्स मतलब जो अटैक होता है वो अटैक ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। एक तो हमने जैसे देखा फैट फेयर और फर्टाइल इसमें होता है, मतलब अगर आप ज़्यादा फैट है, ओबेज हैं, तो उस वज़न कंट्रोल में रखने की, कम करने की कोशिश करें। उसके साथ ही अगर कोई लेडीज़ में बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, ओरल पिल्स ले रहे हैं, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी, जिसके वजह से एस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही अगर सेडेंटरी लाइफ मतलब बहुत बैठकर काम करना, एक ही जगह पे बैठकर काम करना, ये अवॉइड करके थोड़ा एक्सरसाइज, चलने, रोज़ थोड़ा चलना, वॉकिंग, ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही बैलेंस्ड डाइट लेना ज़रूरी है। ज़्यादा फैटी नहीं, ज़्यादा फैट नहीं, एकदम से कम फैट भी नहीं, ऐसा बैलेंस्ड डाइट लेना ज़रूरी है। गॉलस्टोन की ट्रीटमेंट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देखा जाए तो जैसे हमने पहले देखा कि पित्त की थैली निकाल देना मतलब कोलेसिस्टेक्टोमी करना। आजकल एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट आया है जिसमें पित्त की थैली प्रिजर्व की जाती है, मतलब कॉन्जर्व की जाती है। एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजोपैनक्रियाटोग्राफी, ये इस ट्रीटमेंट का नाम है, जिसमें कॉमन बाइल डक्ट में स्टेंट डाला जाता है, एक छोटी नली डाली जाती है, ERCP जिसे बोलते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा के अनुसार अगर सोच विचार किया जाए तो ये स्टोन है, ये जो स्टोन तैयार होते हैं ये एक जगह पे कुछ चीज़ एक्यूमुलेट होने की वजह से, जम जाने की वजह से तैयार हो जाते हैं। अपना जो माइंड है उसमें अगर बहुत कुछ एक्यूमुलेट हुआ है, ज़्यादातर गॉल ब्लैडर के पेशेंट की हिस्ट्री लेते हुए देखा गया है, उनका जो एंगर है या तो फिर कोई चिड़चिड़ापन है या कोई भी किसी जगह का एक एंगर है वो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, वो एक्यूमुलेट हो गया है, क्योंकि अपने मन का जो इफ़ेक्ट है वो अपने बॉडी पर आता ही है, दिखाई देता है। बहुत टाइम पेशेंट में देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट रिजर्व काइंड रहते हैं, मतलब वो कम एक्सप्रेस करते हैं, उनकी भावनाओं को आउटलेट नहीं मिलता है।
इस वजह से गॉलस्टोन होने की ऐसे पेशेंट में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। होम्योपैथी में चेलिडोनियम मेजस, लाइकोपोडियम, चाइना, थैलास्पी बर्सा, बर्बेरिस वल्गैरिस या तो फिर बहुत सारी ऐसी उपयुक्त दवाएं उपलब्ध हैं। आप उनका लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। आज हमने गॉलस्टोन्स इस बीमारी के बारे में संक्षिप्त में जानने की कोशिश की। अगर आप में से किसी को गॉलस्टोन्स की तकलीफ है तो सर्जरी को जाने से पहले हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, आप होम्योपैथिक उपचार पद्धति ज़रूर अपनाएं। आभा होम्योपैथी क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।